continue with exemptions today. So let us first revise what we did in the last class and then we'll move ahead. So we started with the power to grant exemption, which was given by section 11. So section 11 talks about two type of exemptions. So first is the general exemption, the other one is the special exemption. So जनरल एग्जेम्पशन में हमने बात की थी, जनरली जब गुड्स को एग्जेम्प्ट किया जाता है तो सेक्शन 11 पावर देता है काउंसिल को, जीएसटी काउंसिल को, कि टाइम टू टाइम इफ दे डीम नेसेसरी by way of notification they can exempt certain supplies of goods or services. इसमें हमने बात की थी कि या तो एग्जेम्पशन एब्सोल्यूट हो सकती है विदाउट एनी कंडीशंस अटैच्ड टू इट, कि एग्जेम्प्ट है मतलब है, देयर इज नो कंडीशन कि अगर ऐसा हुआ तब एग्जेम्प्ट होगी या इस टाइप की कंडीशन, या फिर कंडीशनल एग्जेम्पशन हो सकती है दैट ओनली व्हेन दीज कंडीशंस आर सैटिस्फाइड द पर्टिकुलर सप्लाई इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट from GST. So these are the two types of exemption which can be there. And then we talked about there could be whole exemption, that is 100% exemption, or there could be partial exemption. मतलब partial exemption में हो सकता है आपको बोल दें कि 70% of the tax will be exempt, बाकी 30% चार्ज होगा, या कोई भी एक certain percentage दे दें, या फिर एक होता है wholly exempt, मतलब 100% exempt है, 1% GST भी नहीं लगेगा उस पर. So we talked about 11.1 talks about general exemption, 11.2 talks about special exemption, and then there was 11.3 जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर इसकी कोई क्लैरिफिकेटरी नोटिफिकेशन आती है फ्यूचर में तो उसे हम यही अज्यूम करेंगे कि वो हमेशा से, जब से एग्जेम्पशन आया तब से ही फोर्स में है, और उसी के हिसाब से हम लॉ को इंटरप्रेट करेंगे. इसके बाद हमने एग्जेम्पशन स्टार्ट की थी चैरिटेबल एक्टिविटीज. चैरिटेबल एक्टिविटीज में सबसे पहले हमने बात की थी 12AA वाली एंटिटीज. 12AA एंटिटीज हमने बात की थी कि इनकम टैक्स एक्ट में जो एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड है सिर्फ उसे ही एग्जेम्पशन मिलेगी, उसने जो एक्टिविटीज कंडक्ट की हैं. एक्टिविटीज भी ऐसा नहीं कि सारी एक्टिविटीज जो कंडक्ट कर रहे हैं उसमें एग्जेम्पशन दे दी गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर सर्विसेज की बात की है, अगर आप ये पर्टिकुलर सर्विसेज कर रहे हैं तभी एग्जेम्पशन मिलेगा. फॉर एग्जांपल पब्लिक हेल्थ केयर, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी या फिर योगा, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, एजुकेट कर रहे हैं आप लोगों को किसी भी तरीके से, प्रिवेंशन ऑफ एनवायरनमेंट, अगर आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहे हैं, या तो डायरेक्टली एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कोई मूवमेंट है या फिर आप लोगों को अवेयर करा रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज इसमें कवर हो जाएंगी. अगर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है तब वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा फ्रॉम जीएसटी. सेकंड, फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट. यहाँ पर एंटिटी की बात नहीं की, यहाँ बोला कि अगर कोई भी इस टाइप की सर्विसेज ऑफर करेगा तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. सबसे पहले हमने बात की रिलीजियस सेरेमनी, कंडक्टिंग रिलीजियस सेरेमनी, कोई भी रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करता है उस पर जीएसटी लेवी नहीं होगा. देन उन्होंने बोला कि अगर कोई ऐसी एंटिटी है 12AA या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जिसके पास प्रेमाइसेस है रेंट पे देने के लिए, और वो रेंट पर प्रेमाइसेस देते भी हैं टू जनरल पब्लिक, तो उस केस में एग्जेम्पशन मिल जाएगी उन्हें, जो भी वो रेंट कलेक्ट करेंगे उस पर जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे. लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस उन्होंने बोला कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तभी. तो हम देखते हैं कंडीशंस क्या है. अगर रूम रेंट पे दिया है 1000 रुपीज से ज्यादा का रेंट है तब जीएसटी लग जाएगा, 1000 से कम का रेंट होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा. रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस हॉल ओपन एरिया, अगर ओपन एरिया हॉल या प्रीमाइसेस रेंट पे दिया है और 10,000 रुपए से कम का रेंट लिया है पर डे का, जीएसटी नहीं लगेगा. इफ द रेंट for per day is more than 10,000 rupees, then GST will be leviable. Then we are talking about shops or other commercial spaces which is given for business or commerce. In इस केस में 10,000 rupees पर मंथ से ज़्यादा का रेंट अगर होगा तब जीएसटी लग जाएगा. अगर आप 9,000 रुपीज़ या 10,000 से कम का रेंट होता है तब जीएसटी चार्ज नहीं होगा. नेक्स्ट हमने बात की थी कुछ ऐसी पर्टिकुलर सर्विसेज के बारे में बात की थी, कुछ कमिटी ऐसी फॉर्म की है जो पिलग्रिमेज का आपको जर्नी आपकी पूरी फैसिलिटेट करती हैं. ये गवर्नमेंट द्वारा ही दिया जाता है. सो देयर आर ओनली 2 of them which have been exempt from GST. One is the Koman Mandal Vikas Nigam Limited and the other one is the Hajj Committee. तो अगर ये जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं आपको पिलग्रिमेज तक आपका टूर कंडक्ट कराने के लिए जो भी आपसे फीस चार्ज करते हैं, दैट विल नॉट बी leviable टू जीएसटी. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कोचिंग और ट्रेनिंग सर्विसेज फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज. कुछ भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए ट्रेनिंग या कोचिंग सर्विसेज दी जाती हैं इन रिलेशन टू आर्ट, कल्चर या फिर स्पोर्ट्स. यहाँ पर एंटिटीज भी स्पेसिफिक कर दी बाय 12AA एंटिटीज. तो अगर 12AA एंटिटीज कोई आपको इस टाइप की सर्विस देती हैं तो उस केस में जीएसटी नहीं चार्ज होगा, एग्जेम्प्ट है.
देन वी मूव डाउन टू एजुकेशनल सर्विसेज. एजुकेशनल सर्विसेज में हमने दो पार्ट्स में ब्रेक किया था. एजुकेशनल सर्विसेज, services provided by educational institutions and services provided to educational institutions. by educational institutions में हमने देखा कि जो भी educational institutions अपने student, faculty और staff को जितनी भी services provide करते हैं, they all are exempt. They all are going to be exempt. इन तीनों के अलावा किसी को देते हैं तब वही सर्विसेज जब स्टूडेंट को दी जाएगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और वही सर्विस किसी थर्ड पार्टी को, किसी और पर्सन को दी जाएगी तब वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगी. उसके बाद हमने नेक्स्ट वाला देखा, कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम. कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, अगर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं तो बेसिकली एक डाउट आया था कि स्टूडेंट की ही तो एंट्रेंस एग्जाम होती है. स्टूडेंट तब बनते हैं जब आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके एनरोल हो जाते हैं किसी कॉलेज या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में. दिस इज बिफोर यू बिकम अ स्टूडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. सो in this case also they have said that once an educational institution is conducting entrance exam, that is going to be exempt from GST. तो फिर कौन सी ऐसी सर्विसेज बची जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर देते हैं तो उस पर टैक्स लग जाएगा या जीएसटी लग जाएगा. फॉर एग्जांपल हम लेते हैं रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. लेट अस सपोज कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है या फिर कोई बड़ा कॉलेज है, उनके पास कुछ स्पेस है और वो उन्होंने रेंट पर दे दिया है किसी को, बैंक को या फिर किसी और को भी. इन दैट केस जीएसटी चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये जो सर्विसेज उन्होंने दी ना तो स्टूडेंट को दी, ना ही फैकल्टी को दी, ना ही स्टाफ को दी. ठीक है. चलिए अब इसके बाद हमने जो सर्विसेज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को दी जाती हैं उनकी बात की थी. सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की बात की थी. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ. ट्रांसपोर्टेशन भी ध्यान रखिए, सिर्फ इन तीनों के लिए अगर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी ले रहे हैं किसी से, ये थोड़ा ट्रिकी है समझना, क्योंकि लगता है कि सर कोई हमें सर्विस दे रहा है और हम उसको मना करें कि तुम जीएसटी चार्ज मत करना. मतलब एक होता है कि हम किसी को अगर सर्विस दे रहे हैं, देन इट इज इन आवर हैंड, इट इज एट आवर डिस्क्रिशन वेदर वी वांट टू चार्ज द टैक्स और नॉट. बट यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई और हमें सर्विस दे रहा है, हम उससे बोल रहे हैं क्योंकि बिकॉज यू आर गिविंग सर्विसेज टू अस, द लॉ इज सच दैट दैट पर्टिकुलर सर्विस इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट. मतलब हो सकता है उस ट्रांसपोर्टर के बहुत सारे क्लाइंट्स हो, उन सारे क्लाइंट्स पर वो जीएसटी चार्ज करता हो, बट सिंस हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और वो हमें सर्विस दे रहा है ट्रांसपोर्टेशन की, इन आर केस इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट. सो ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टर इज नॉट गोइंग टू चार्ज एनी जीएसटी ऑन दैट. सेकेंड, हमने केटरिंग सर्विसेज की बात की. अगर हम अपने स्टूडेंट्स को या किसी के लिए भी केटरर्स अपॉइंट करते हैं कि आप यहाँ पर आके हमारा फूड प्रोवाइड कीजिए, दो सर्विसेज आर ऑल्सो गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट. सिक्योरिटी, क्लीनिंग एंड हाउस कीपिंग. अगर हम सिक्योरिटी के लिए, क्लीनिंग के लिए, हाउस कीपिंग के लिए सर्विसेज लेते हैं, दैट विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट. बट यहाँ पर देखिए, ध्यान देंगे, इन तीनों पॉइंट्स के लिए उन्होंने बोला कि ये जो तीनों एग्जेम्पशंस हैं, ये तीनों एग्जेम्पशंस जो हैं, ये देखिए, the above three are only exempt for educational institution till higher secondary school. That is not exempt for colleges. मतलब यहाँ पर ये जो तीनों सर्विसेज हैं, ये कॉलेजेस के केस में या 12th के बाद के जो इंस्टीट्यूशंस होंगे, लेट्स बी वेरी क्लियर, 12th के बाद की एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस होंगे, उस केस में ये एग्जेम्प्ट नहीं होंगे. लेट अस सपोज स्कूल है 12th स्टैंडर्ड तक, वहां पर उन्होंने बसेस किराए पर ली हुई हैं, वो या फिर वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, बसेस किराए पर नहीं बोलूंगा, वो रेंटिंग, हायरिंग ऑफ व्हीकल हो जाएगा. मैं बोल रहा हूँ किसी ट्रांसपोर्टर को उन्होंने हायर किया कि आप हमारा ट्रांसपोर्टेशन टेक केयर करेंगे, वी विल पे यू दिस अमाउंट फॉर अ मंथ, लेट सपोज 1 लाख रुपीज पर मंथ. तो स्कूल के केस में वो ट्रांसपोर्टर उनसे जीएसटी चार्ज नहीं करेगा. बट यही अगर एक दूसरा कॉलेज है, वो सर्विसेज ले रहा है ट्रांसपोर्टेशन की, उस केस में ट्रांसपोर्टर उनसे जीएसटी चार्ज करेगा, क्योंकि ये एग्जेम्पशन सिर्फ 12th तक के स्कूल्स के लिए है. नेक्स्ट हमने बात की एडमिशन और एग्जामिनेशन. कोई भी सर्विस इन रिलेशन टू एडमिशन या एग्जामिनेशन अगर कोई इंस्टीट्यूट लेता है, इन दैट केस दैट सर्विस इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट. उसके बाद हमने ऑनलाइन जर्नल, एजुकेशनल एंड पीरियोडिकल्स की बात की थी. ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स आजकल आ गए हैं, तो उस केस में उन्होंने बोला कि वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएंगे. बट ये उल्टा है, रिवर्स केस है. जो हमने फर्स्ट 3 केसेस पढ़े थे उसमें बोला था कि 12th तक ही एग्जेम्पशन है, यहाँ बोल रहे हैं 12th के बाद एग्जेम्पशन है. सो all the institutes after 12th standard, after higher secondary education institutes, they will get this exemption. Okay, so ये सिर्फ इस वाले के लिए है. This clause is only for ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स. एडमिशन और एग्जामिनेशन से इसे कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये सबके लिए एग्जेम्प्ट होगा, ये सबके लिए एग्जेम्प्ट होगा. चलिए आगे चलते हैं. उसके बाद हमने हेल्थ केयर सर्विसेज की बात की थी. यहाँ डॉक्टर्स हो गए. सबसे पहले वेटनरी क्लिनिक आया था. जो वेट्स होते हैं, जो एनिमल्स और बर्ड्स का, इनका they provide healthcare services for animals or birds.
तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट होता है। यही अगर ह्यूमन बींग्स के लिए जो हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं या फिर कोई क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट है, कोई हॉस्पिटल है, यू एवर गो देयर यू विल सी दैट, आगे अभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा बट नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर देयर इज समथिंग लाइक दिस यू जस्ट नोटिस कि वो जीएसटी चार्ज नहीं करते, डॉक्टर्स पर जीएसटी, डॉक्टर की सर्विसेज पर, हेल्थ केयर सर्विसेज पर जीएसटी नहीं लगता। डू नॉट कंफ्यूज दिस विद मेडिसिन। ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है, हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, हेल्थ केयर सर्विसेज बोला है, ठीक है, सेल ऑफ मेडिसिन नहीं बोला, मेडिसिन पर जीएसटी लगता है। या फिर ऑथराइज प्रैक्टिशनर है या फिर पैरामेडिक्स है, तो पैरामेडिक स्टाफ हो या इस टाइप के कोई भी हो, कोई भी सर्विस देते हैं, दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी कंप्लीटली। एम्बुलेंस सर्विसेज ऊपर कवर नहीं हो रही थी, उन्होंने नीचे अलग से उसके एग्जेम्पशन दे दिया कि एम्बुलेंस सर्विसेज अगर मिलती हैं आपको, दैट केस इन दैट केस इट विल बी एग्जेम्प्ट। चलिए आगे आ जाते हैं। इसके बाद हमने बात की ब्लड बैंक, प्रेजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमने बात की थी लास्ट क्लास में। तो अगर ब्लड बैंक कोई भी सर्विस देता है दैट इज आल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अगले पार्ट पे आ जाते हैं आई गेस। ओके, सो वी हैड कवर्ड इन द लास्ट क्लास टिल हियर ओनली। इसके बाद का पार्ट हम आज स्टार्ट करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। सो दिस इज वन हेड एंड दिस इज अ प्रीटी बिग वन। सो ये हम देखेंगे 3-4 पेजेस का है और मुझे लग रहा था आई कैन कंप्लीट द क्लास इन 2 लेक्चर्स, एग्जेम्पशन क्लास इन 2 लेक्चर्स, बट इसमें 3 लेक्चर्स लग जाएंगे क्योंकि एग्जेम्पशन ज़्यादा हैं आपके कोर्स में, इस बार ज़्यादा टेकअप कर लिए हैं उन्होंने एग्जेम्पशंस। दीज आर इम्पॉर्टेंट एज वेल, so it's okay, just one additional lecture, it's not going to be a problem. So let us see what all services are exempt when they are provided by the government. मतलब गवर्नमेंट अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करती है तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, बट ऐसा नहीं उन्होंने मतलब होलसम बेसिस पे एग्जेम्प्ट नहीं बोल दिया कि अगर ऐसा ही होता तो वो एक लाइन लिख देते सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट आर एग्जेम्प्ट। बट आप जैसे देखेंगे यहाँ पर काफी सारी एंट्रीज हैं जिसमें काफी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। सो गवर्नमेंट के बावजूद भी उन्होंने बहुत सारे पर्टिकुलर क्लॉजेज हैं in which they have exempted the services provided by government, otherwise they are taxable. So let us see. First point देखते हैं, services provided by governmental authority, that is municipality. Article 243W of Constitution. Basically यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करती है by way of municipal corporation, और वो सर्विसेज जो कि आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, भारत के संविधान में जो आर्टिकल 243W है उसमें कुछ सर्विसेज एंटेल किए हैं कि ये सर्विसेज म्युनिसिपैलिटी को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी जनरल पब्लिक को। सो दीज सर्विसेज, हमें उन सर्विसेज में नहीं जाना वो कौन सी सर्विसेज हैं, बस हमें ये देखना है कि ये उस आर्टिकल वाली सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहे हैं देन दीज सर्विसेज विल बी एग्जेम्प्ट। सो बेसिकली हमें सिर्फ 2 ही चीजें याद करनी है, जो भी म्युनिसिपैलिटी, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे, म्युनिसिपैलिटी अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करती है उस केस में वो सर्विस एग्जेम्प्ट होती है अगर वो आर्टिकल 243W वाली सर्विसेज है। हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे ही मेंशन करके आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपको सर्विस का नाम दे दिया होगा, आपको गेस करना पड़ेगा कि कौन सी सर्विस है। इट विल बी रिटन दैट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द म्युनिसिपैलिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी एज इट हैज बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी की सर्विस थी, नेक्स्ट पॉइंट में पंचायत की सर्विस है। पंचायत के लिए किस आर्टिकल में बात की है, 243G में बात की है। सो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज म्युनिसिपैलिटी एंड आर्टिकल 243W, पंचायत आर्टिकल 243G। इनमें जो सर्विसेज एंटेल की हैं, जो सर्विसेज दी हुई हैं, बस उन्हीं सर्विसेज को एग्जेम्प्ट किया है। सो बेसिकली पंचायत या म्युनिसिपैलिटी, कोई आपको नटशेल में याद करना है तो पंचायत या म्युनिसिपैलिटी कोई भी सर्विस प्रोवाइड करती है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी जीएसटी से। नेक्स्ट बात करते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीजी। अब मैंने शॉर्ट फॉर्म कर दिया, मैं एक बार बता देता हूँ बट ये बहुत बार बार रेकरिंग है तो इतना बड़ा बड़ा लिखने का कोई पॉइंट नहीं था। सीजी इज योर सेंट्रल गवर्नमेंट, एसडी इज योर स्टेट गवर्नमेंट, यूटी इज योर यूनियन टेरिटरी, एलए इज लॉस एंजलिस, नहीं लॉस एंजलिस नहीं है, लोकल अथॉरिटी है। ठीक है, सो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एंड लोकल अथॉरिटी आर एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट, मतलब जो नीचे अभी जो हम सर्विसेज पढ़ेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट नहीं है, बाकी कोई भी सर्विसेज जो है वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो अब देखते हैं जो हम अब पढ़ने वाले हैं वो एग्जेम्प्ट नहीं है, ये नेगेटिव हो जाता है, डबल नेगेटिव, मतलब एग्जेम्प्ट है और एग्जेम्प्ट में भी एक्सेप्शन दे दिया तो ये पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस प्लस। सो दिस इज गोइंग टू बी चार्जेबल टू टैक्स, जो हम पढ़ने वाले हैं वो चार्जेबल हो जाएगा टैक्स से। सर्विसेज ऑफ पोस्ट, जो भी पोस्टल अथॉरिटी के, आप स्पीड पोस्ट कराने जाते हैं, कहाँ से स्पीड पोस्ट होता है आपका, इंडियन पोस्ट से,
तो इंडियन पोस्ट इज अ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वहां से अगर आप स्पीड पोस्ट की सर्विसेज लेंगे तो आप ध्यान से अगर कभी देखेंगे, स्पीड पोस्ट आपने कराया होगा, तो वो जीएसटी चार्ज करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी वो जीएसटी चार्ज करते हैं। तो सर्विसेज ऑफ पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज, इस टाइप की सर्विसेज जब प्रोवाइड की जाती हैं तब जीएसटी चार्ज होगा। प्रोवाइडेड टू एनीवन एक्सेप्ट, मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस प्रोवाइड कर रही है ये वाली, तब वो जीएसटी चार्ज नहीं करेगी, देयर इज नो पॉइंट। मतलब जनरल पब्लिक के लिए तो जीएसटी चार्ज करेगी, अगर खुद ही की गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करती है तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप अगर जनरल पब्लिक जाएंगे तो उस पर जीएसटी चार्ज होगा। अगला, सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई एयरक्राफ्ट या वेसल से रिलेटेड कोई सर्विसेज आपको देती है तो उस केस में उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स के लिए अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट तो उस केस में जीएसटी नहीं लगता। चलिए, any services other than the above services if provided to a business entity, यहाँ देखेंगे any services other than the above services if provided to a business entity, ये बोल रहे हैं ये तीनों सर्विसेज तो उन्होंने कर दिया टैक्सेबल है, ऊपर की ये तीन सर्विसेज तो टैक्सेबल हो गई, लेकिन अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं इनके अलावा अगर कोई सर्विस, ध्यान से सुनेंगे, इनके अलावा अगर कोई सर्विस बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड की जाती है, इनके अलावा अगर कोई सर्विस बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड की जाती है तब वो टैक्सेबल हो जाएगी। सो बेसिकली जो हमें लग रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी या फिर यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी ने अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड की, सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है एक्सेप्ट दिस, लेकिन ये इतना बड़ा एक्सेप्शन उन्होंने क्रिएट कर दिया, ये वाला जो एक्सेप्शन है ये इतना बड़ा एक्सेप्शन है, एनी सर्विसेज अदर देन द अबव सर्विसेज इफ प्रोवाइडेड टू अ बिजनेस एंटिटी, तो मतलब अगर कोई भी सर्विस बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, दैट विल बी चार्जेबल टू टैक्स। क्रक्स, ऑल सर्विसेज अदर देन एबीसी विल बी एग्जेम्प्ट फॉर जनरल पब्लिक, मतलब क्रक्स क्या है इसका कि अगर इन तीनों के अलावा कोई और सर्विस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की, क्योंकि ये तीनों तो टैक्सेबल हैं जनरल पब्लिक के लिए भी बिजनेस एंटिटी के लिए भी, इनके अलावा अगर कोई सर्विसेज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की, जनरल पब्लिक को अगर प्रोवाइड करेगी एग्जेम्प्ट, अगर बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करेगी तो टैक्सेबल, ठीक है। क्रक्स ये एग्जाम्पल देखते हैं, अगर पोस्टल सर्विस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की इंडिविजुअल या बिजनेस एंटिटी को, टैक्सेबल हो जाएगी, ये सबके लिए टैक्सेबल है पोस्टल सर्विस। अदर सर्विसेज गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल को प्रोवाइड की, एग्जेम्प्ट है। अदर सर्विसेज अगर गवर्नमेंट ने बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड की, टैक्सेबल है। क्यों टैक्सेबल, ये जो डी पॉइंट का एक्सेप्शन था उसकी वजह से टैक्सेबल है, राइट। सो लेट अस मूव अहेड। Next point, services provided by CGST-UTLA to an unregistered person, business entity, except। तो अब यहाँ पर एक बार देखते हैं, ऊपर भी बिजनेस एंटिटी की बात हुई थी, तो ऊपर वाले क्लॉज से जो 6 नंबर का सीरियल नंबर क्लॉज है उसमें क्या बात की थी बिजनेस एंटिटी के लिए, उन्होंने बोला था, एक बार फिर से रिकैप ले लेते हैं इस पॉइंट का, अगर गवर्नमेंट कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट, लेकिन सर्विसेज ऑफ पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एयरक्राफ्ट और वेसल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, ये सर्विसेज अगर प्रोवाइड करते हैं तो ये चार्जेबल टू टैक्स होंगी, ठीक है, सिंपल। उसके बाद उन्होंने डी क्लॉज में बोला इसके अलावा अगर कोई सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो अगर जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करती है देन इट इज एग्जेम्प्ट, लेकिन अगर वो बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करती है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। अब यहाँ पर उन्होंने देखा जाए तो सारी सर्विसेज, व्हाटएवर सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू अ बिजनेस एंटिटी, दे हैव मेड इट टैक्सेबल, राइट। तो यहाँ पर टैक्सेबल कर दिया, देन व्हाई आर दे टॉकिंग अबाउट इट अगेन, ध्यान देते हैं, क्योंकि जब बिजनेस एंटिटी उन्होंने बोला तो उन्होंने रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड में सेग्रीगेशन नहीं किया, तो मतलब अगर कोई अनरजिस्टर्ड है तब भी गवर्नमेंट उस पर टैक्स चार्ज करेगी। तो यहाँ पर देखते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, बेसिकली उन्होंने यहाँ पर ये बोल दिया, नेक्स्ट पॉइंट का जो क्रक्स है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है और वो बिजनेस एंटिटी अनरजिस्टर्ड है, मतलब जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तब एग्जेम्पशन मिल जाएगी। मतलब अगर ध्यान से अगर दोबारा देखें, गवर्नमेंट अगर जनरल पब्लिक को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है एबीसी के अलावा, क्योंकि एबीसी पे तो टैक्स लगेगा ही भाई, किसी को भी प्रोवाइड करे, राइट। सो एबीसी के अलावा अगर अदर सर्विसेज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट एंटिटी,
अगर जनरल पब्लिक को करेगी एग्जेम्पशन है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर बिजनेस एंटिटी को करेगी तब इसमें दो केसेस हो जाएंगे। अब दोनों को अगर मैं कंबाइन कर लूं तो अगर बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है देन दैट पर्टिकुलर सर्विस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। That particular service is going to be taxable if business entity is registered. अगर business entity unregistered है, whatever service the government was providing, it is not going to be taxable, it will be exempt. ठीक है, तो जनरल पब्लिक और अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए एग्जेम्प्ट है, और अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसके लिए टैक्सेबल है, क्योंकि रजिस्टर्ड होगा उसे इनपुट मिल जाएगा, अनरजिस्टर्ड होगा उसे इनपुट नहीं मिलेगा, राइट। चलिए, इसका भी एक्सेप्शन दे दिया कि एबीसी सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों? मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, एबीसी सर्विस अगर गवर्नमेंट, एबीसी सर्विसेज अगर गवर्नमेंट अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड कर रही है तब भी वो टैक्सेबल होगी। एबीसी तो हर किसी के लिए टैक्सेबल है, देयर इज नो एग्जेम्पशन इन ए बी एंड सी, राइट। दूसरा उन्होंने बोला रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर गवर्नमेंट ने कोई अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दी है अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को, तो उस पर भी टैक्स लग जाएगा। सो बेसिकली अनरजिस्टर्ड को अगर गवर्नमेंट ने कोई सर्विस दी है तो एबीसी पर टैक्स लग रहा है और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर टैक्स लग रहा है। इन पर टैक्सेबल है, दीज आर टैक्सेबल, और बाकी सारी सर्विसेज इनके लिए अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। और रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी के लिए कुछ एग्जेम्पशन नहीं है, रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है। आई एम रिपीटिंग इट, registered business entity के लिए कोई exemption नहीं है। if the services are being provided by the government, all of them will be taxable. Makes sense also. अगर सोचा जाए तो it makes total sense because these registered business entities will be eligible to claim credit. ITC ले लेंगे वो लोग, कोई इशू नहीं है उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर क्या बोल रहे हैं ये services provided by CGSDUTLA to CGSDUTLA बोल रहे हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी या एलए, ये सारी गवर्नमेंट एंटिटीज, अब हम इसे बार बार रिपीट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट एंटिटीज बोला करेंगे, वो अगर कोई भी सर्विस गवर्नमेंट एंटिटीज को प्रोवाइड करती है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था थोड़ा सा, तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी एक्सेप्ट एबीसी ऑफ एंट्री अबव। तो बोल रहे हैं एबीसी एग्जेम्प्ट नहीं होगी, मतलब अगर गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड की तो एबीसी एग्जेम्प्ट नहीं होगी। और यहाँ पर क्या बोला था, प्रोवाइडेड टू एनीवन एक्सेप्ट CGSDLA। तो इस इफेक्ट के, इस पॉइंट के इफेक्ट से देखा जाए तो अगर सर्विस पोस्ट एबीसी वाली जो सर्विसेज थी, ये जो एबीसी हमने सर्विसेज देखी थी, अगर गवर्नमेंट को ही प्रोवाइड करती है तो ये टैक्सेबल हो रही थी, बट यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो रही थी, बट यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि उस पर भी टैक्स लग जाएगा। तो बेसिकली एबीसी जो कैटेगरी है सर्विस की, गवर्नमेंट चाहे किसी भी प्रोवाइड करे, जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करे, अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करे, बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करे, और अपने ही किसी डिपार्टमेंट को, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रही है सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रही है, उस पर टैक्स लगेगा। अगर इस पॉइंट से कंफ्यूजन हो भी रहा है कि लग रहा है सर यहाँ तो बोला था नहीं लगेगा, इस पॉइंट ने उसे ओवरराइड कर दिया। इस पॉइंट ने क्या बोला, उस पर भी टैक्स लगेगा। ठीक है, चलिए। सो एबीसी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंटिटी टू गवर्नमेंट एंटिटी इज टैक्सेबल, राइट। उसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एंटिटी अपनी एंटिटी को कोई और सर्विस प्रोवाइड करती है, इट्स नॉट टैक्सेबल एट ऑल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंटिटी इफ द कंसिडरेशन इज लेस देन ₹5,000। यहाँ पर एक अलग टाइप का एग्जेम्पशन दे दिया। सो बेसिकली कुछ स्पेसिफिक नहीं हो रहे, जनरल एग्जेम्पशंस दिए जा रहे हैं, बट कुछ ना कुछ कंडीशन लगाए जा रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं इस पॉइंट का इफेक्ट क्या हुआ कि अगर कोई भी सर्विसेज जो टैक्सेबल है अभी तक सारे पॉइंट से आने के बाद कोई अगर सर्विस, लेट अस से रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ बिजनेस एंटिटी या फिर टू बिजनेस एंटिटी में दोनों ही कवर हो जाएंगे, दोनों के लिए टैक्सेबल है। सो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई जगह किराए पर दी और उसका रेंट 5,000 से कम है तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो मतलब कोई भी सर्विसेज जो अभी तक टैक्सेबल नजर आ रही है और उसका कंसिडरेशन जो है वो 5,000 से कम है, उस केस में टैक्स नहीं लगाएगी गवर्नमेंट। ओनली व्हेन इट इज मोर देन 5,000 और इक्वल टू 5,000 देन इट विल बी टैक्सेबल। लेकिन यहाँ पर एबीसी कवर हो गए क्या, एबीसी भी आ गए
कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड किए और जनरली पोस्टल सर्विसेज 5000 की नहीं होती, वो कम की होती हैं. सो अगर लेटर से मैंने कोई लेटर पोस्ट किया इंडियन स्पीड पोस्ट से और मैंने उसका पेमेंट किया 50 रुपीज का, तो उस पर अभी तक तो वो टैक्सेबल आ रहा था. इस पॉइंट के बाद तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला कंसिडरेशन 5000 से ज्यादा होगा तभी टैक्स लगाएंगे, अदरवाइज एग्जेम्प्ट कर देंगे. तो देखिए आगे क्या लिखा है, एक्सेप्ट एबीसी ऑफ एंट्री अबव. मतलब एबीसी पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा. एबीसी का कंसिडरेशन अगर 50 रुपए भी है उस पर भी टैक्स लग जाएगा. एबीसी का कंसिडरेशन 100 रुपए भी होगा उस पर टैक्स लग जाएगा. This rule, this particular clause is not going to apply to A, B and C services. ABC services, services by post, life insurance, other agencies. दूसरा आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और तीसरा आपका सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एयरक्राफ्ट एंड वेसल. ठीक है, चलिए. अच्छा, ये जो अगर मान लीजिए वन टाइम सर्विस है, वन टाइम सर्विस अगर दी है तो 5000 की लिमिट देखी जाएगी. अगर कंटिन्यूस सर्विस है, कंटिन्यूस सर्विस मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर प्रोवाइड करी जा रही है, तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे अगर 5000 से ऊपर होगी तब तो उस पर जीएसटी लग जाएगा, 5000 से कम होगी तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एंटिटी और सच स्पेसिफाइड पर्सन अगेंस्ट कंसिडरेशन रिसीव्ड एज ग्रांट. अगर कोई ग्रांट मिलती है, ग्रांट आपको पता है, ग्रांट एक यूनिलैटरल या बायलैटरल एग्रीमेंट के थ्रू होता है कि गवर्नमेंट ने किसी को ग्रांट दी, गवर्नमेंट ने किसी भी बिजनेस एंटिटी को कोई ग्रांट दी कि ये हम आपको इतना इतना मनी दे रहे हैं, इसके लिए आप मतलब इस पर्टिकुलर टास्क में आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं या पर्टिकुलर सर्विसेज में प्रोवाइड कर सकते हैं आप. तो अगर वो कोई कंसिडरेशन गवर्नमेंट देता है किसी भी एंटिटी को या किसी को भी, तो उस केस में जीएसटी चार्ज नहीं होगा. मतलब ग्रांट्स को टोटली, ग्रांट्स या एड्स को टोटली एग्जेम्प्ट कर दिया है जीएसटी से अगर वो गवर्नमेंट से मिलती है तो. ठीक है, तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, ग्रांट. देखिए अभी मैं डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, बट व्हेन यू आर रिवाइजिंग दीज पॉइंट्स यू हैव टू क्विकली गो थ्रू देम. इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना, हमें क्विकली जाना है. कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो उनको कंबाइन करके रीड करना पड़ेगा, जैसे पॉइंट नंबर 6 हो गया, पॉइंट नंबर 7 हो गया, उनकी कंबाइंड रीडिंग, तो उनका क्रक्स हमें समझ में आ गया है. तो आप जब भी आपको नोट्स मिले या जब भी आप आपके मॉड्यूल में जिससे भी अभी आप पढ़ रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, आप उसे साइड में नोट कर भी सकते हैं. जैसे अगर 2-3 पॉइंट्स का कंबाइंड, जैसे यहाँ पर है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर पहले कुछ बात की है, फिर पहले बोला कि बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करेंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा, फिर यहाँ बोल दिया अनरजिस्टर्ड होगी तो एग्जेम्प्ट कर देंगे, रजिस्टर्ड होगी तो टैक्सेबल होगा. सो राइट डाउन अ क्रक्स, साइड में आप क्रक्स नोट कर सकते हैं. अब जब ये नोट्स मैं आपको दूंगा तब आप कर सकते हैं एज यू डीम फिट. सो हियर इज द ग्रांट. यहाँ पर ग्रांट को एग्जेम्प्ट कर दिया कंप्लीटली विदाउट एनी कंडीशंस, कुछ इस टाइप की कंडीशंस नहीं डाली यहाँ पर. नेक्स्ट देखते हैं, सर्विसेज बाय ओल्ड एज होम्स. ओल्ड एज होम्स मतलब बेसिकली 60 ईयर्स से अबव की एज के लोगों को वहां पर रखते हैं. थोड़ा बहुत कंसिडरेशन भी लिया जाता है, नॉमिनल. कुछ बहुत अच्छे हाई एंड ओल्ड एज होम्स होते हैं तो वहाँ कंसिडरेशन ज़्यादा भी होता है, कई फ्री भी हो सकते हैं, डिपेंड्स. सो सर्विसेज बाय ओल्ड एज होम्स टू इट्स मेंबर्स रन बाय, तो यहाँ पर किन स्पेसिफिक, यहाँ पर ओल्ड एज होम्स जब हमने बात की तो हमें लगा सारे, बट नो, दे आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर ओल्ड एज होम्स रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट और 12 AA एंटिटीज, मतलब चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस. कंसिडरेशन कितना है, अब मैंने आपसे बात की थी, कई होते हैं बहुत ही रीजनेबल होते हैं, कई ओल्ड एज होम्स होते हैं बहुत हाई एंड होते हैं, 1-1 लाख रुपए महीना या 2 लाख रुपए महीना भी उनका रेंट होता है. तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ओल्ड एज होम्स जो गवर्नमेंट रन कर रही है या फिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस रन कर रहे हैं और उनका कंसिडरेशन अगर 25,000 रुपीज पर मंथ तक का है तब तो वो एग्जेम्प्ट है. अगर 25,000 से ज्यादा या 25,000 का रेंट होगा देन इट विल बी टैक्सेबल. सो बेसिकली अगर आप देखेंगे मॉनेटरी लिमिट इसलिए रख देते हैं, रीजनेबल है लॉ, कि अगर 25,000 तक का आप अमाउंट चार्ज कर रहे हैं देन इट इज गुड, ठीक है, आप चैरिटेबल पर्पस के लिए. बट उससे ज्यादा अगर आप चार्ज कर रहे हो तो माना कि आप फैसिलिटी दे रहे हो, हम जेन्युइननेस पे क्वेश्चन नहीं कर रहे, बट देन वी आर सेइंग जो 25,000 से ज्यादा दे सकता है वो थोड़ा टैक्स भी पे कर देगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, राइट. सो दैट इज वाई लॉ इस को ध्यान में रख के बनाते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी टू पीएसयूज. पीएसयूज क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. आपने कई कंपनीज के नाम सुने होंगे जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उन्हें ही पीएसयूज बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. जैसे एनएचटीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया,
जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करती हैं, गेल हो गई, ONGC हो गई, बहुत सारी हैं, बहुत सारी ब्लू चिप कंपनीज जो हैं वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। सो अगर गवर्नमेंट उन्हें कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज की बात करेगा, जी हाँ, कौन सी सर्विस, अगर PSU बैंक के पास गया कि हमें इतना इतना लोन चाहिए, तो बैंक उससे सिक्योरिटी मांगता है, वो सिक्योरिटी वो प्रोवाइड कर देता है। एक साथ में आपको पता होगा अगर हम लोन देने जाते हैं तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ गारंटर। गारंटर कौन होता है? गारंटर वो पर्सन होता है जो गारंटी लेता है कि ये लोन जिस भी पार्टी को बैंक दे रहा है, दैट पार्टी इज गोइंग टू रीपे दैट लोन टू द बैंक। In case the party is unable to pay that loan to the bank, the guarantor will be held responsible for it and he might have to pay the sum promised or given to the party. So इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी क्या बनता है? अगर PSU लोन लेने जाएगा तो जब बैंक उनसे बोलता है कि वी नीड अ गारंटर फॉर डिसबर्सिंग दिस लोन टू यू, तो PSUs बोलते हैं, सॉरी, बैंक्स बोलते हैं वी नीड अ गारंटर। सो PSUs गवर्नमेंट को बोलते हैं कि आप हमारी गारंटी ले लीजिए, एंड सिंस दे आर गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट उनकी गारंटी लेती है, तो अगर ये कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज बीइंग अ गारंटर इज ऑल्सो सर्विस, सो इस पर टैक्स नहीं लगेगा। सर्विसेज बाय CGSG-UTLA, या ध्यान रखेंगे यहाँ पर PSUs की ही बात कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन आया बोले कि प्राइवेट कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट गारंटर बन गया और उसकी सर्विस पर टैक्स की बात करें तो उस पर टैक्स लग जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। नेवर एवर द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बिकम अ गारंटर इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स। Now, next point, services by central government, state government, union territory or local authority by way of registration required under any law. Registration required under any law. कोई भी लॉ, जैसे हम GST लॉ की बात करते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट ने ही GSTN पोर्टल बनाया है। सो व्हेन दीज सर्विस, दिस इज ऑब्वियसली अ सर्विस व्हिच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। आप किसी भी एक्ट की बात कर लें, आप इनकम टैक्स की बात करें, कई फैक्ट्रीज में रजिस्ट्रेशन होता है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होता है, ऑल दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ओनली। सो अगर गवर्नमेंट ये सारी रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है अंडर एनी लॉ, कोई भी लॉ होगा उसका रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, उसकी फीस गवर्नमेंट हमेशा चार्ज करती है, देयर इज रजिस्ट्रेशन फ्री नहीं होता, तो जो भी फीस गवर्नमेंट चार्ज करती है उस पर GST चार्ज नहीं करेगी। व्हाई? बिकॉज इट इज एग्जेम्प्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, सर्टिफिकेशन। कोई भी टेस्टिंग या कैलिब्रेशन या सेफ्टी चेक या सर्टिफिकेशन, इस टाइप की कोई सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फॉर वर्कर्स या फिर पब्लिक एट लार्ज, मतलब या तो वर्कर्स के लिए या पब्लिक के लिए, जो कि रिक्वायर्ड बाय लॉ है, मतलब गवर्नमेंट को ही करनी पड़ेगी। लॉ ये बोलता है कि गवर्नमेंट ही ये टेस्टिंग या सर्टिफिकेशन देगी आपको, तो उसके लिए गवर्नमेंट फीस चार्ज करेगी। देखिए, फीस चार्ज करना इज नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि फॉर एवरी टास्क विच इज बीइंग डन देयर इज अ पर्टिकुलर amount of expense that the entity has to bear. तो अब वो एक्सपेंस अगर वो बियर करेंगे तो आपसे फीस तो चार्ज करेंगी, नॉमिनल फीस चार्ज करती है गवर्नमेंट। उस केस में आप उस पर्टिकुलर फीस पर GST नहीं लगेगा। ठीक है, किस किस पर नहीं लगेगा? रजिस्ट्रेशन पे नहीं लगेगा, टेस्टिंग, चेकिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, इस टाइप की सर्विसेज पर नहीं लगेगा। क्योंकि ऊपर बोल दिया था कि अगर बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस प्रोवाइड की जाएगी उस पर GST लगेगा। तो यहाँ पर बिजनेस एंटिटी की बात हो रही है, बाकियों के लिए तो एग्जेम्प्ट है। तो बिजनेस एंटिटी को भी अगर कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सर्टिफिकेशन, दैट विल बी एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, अगर पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो इसको जब आप फीस पे करेंगे इस पर कोई GST चार्ज नहीं होता, दीज आर एग्जेम्प्ट। सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारी गवर्नमेंट एंटिटीज बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस। अगर कोई नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, हमने शेड्यूल्स में पढ़ा था कि काम ना करना, टू टॉलरेट एन एक्ट और टू नॉट डू समथिंग, इसे भी सर्विस माना गया है। तो उसके लिए अगर कंसिडरेशन मिलता है तो उस पर गवर्नमेंट अगर कोई टॉलरेट कर रही है, तो उस पर GST नहीं लगेगा। ठीक है। Services by CGSG-UTLA by way of providing right to use of natural resources to an individual farmer. अगर गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल फार्मर को राइट टू यूज देती है, किसका राइट टू यूज देती है? रिसोर्सेज यूज करने का, नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने का।
सी दिस इज वेरी स्पेसिफिक, दे आर सेइंग राइट टू यूज किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का, किसे, इंडिविजुअल फार्मर्स को। सो इंडिविजुअल फार्मर्स को अगर राइट टू यूज देती है नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने का, then it will be exempt from GST. Services by government by way of payment of merchant overtime charges. Merchant overtime charges मतलब नेवी में हमारा जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ओवरटाइम चार्जेस अगर गवर्नमेंट पे करती है, या फिर और इस टाइप की नेवी में जो सर्विसेज होती हैं वो गवर्नमेंट जिनका पेमेंट करती है, अगर कोई ओवरटाइम चार्जेस होते हैं तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगता, दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। दो सर्विसेज और बची हैं गवर्नमेंट की, फटाफट से क्लियर करते हैं हम। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट बाय वे ऑफ असाइनिंग ईआरसीसी। अब ये ईआरसीसी क्या है, अब देखेंगे इतना बड़ा कुछ लिख दिया है, हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम बस ये देखेंगे एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। बेसिकली दिस इज माइनिंग और उस सबसे रिलेटेड है। इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट और किसी एक एजेंसी के, एक पर्टिकुलर एंटिटी के बीच में। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, मतलब ये रॉयल्टी का एक प्रोग्राम होता है बेसिकली। उसमें जो एंटिटी होती है वो रॉयल्टी पे करती है गवर्नमेंट को। तो अगर गवर्नमेंट ईआरसीसी को लेके कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, ईआरसीसी प्रोवाइड करती है किसी एंटिटी को, दैट विल बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, बस इसमें इतना याद करेंगे, आएगा एग्जाम में तो भी ऐसे ही आएगा, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल्स एट रिहैब सेंटर्स एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज या फिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। रिहैबिलिटेशन क्या होता है, अगर किसी को कोई एडिक्शन होता है किसी चीज से, कोई ड्रग्स या अल्कोहल से एडिक्शन होता है, तो उन्हें कई रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं जहां पर आप जा सकते हैं। तो वो आपको उस आपकी हैबिट से आपको खत्म कर देते हैं, आपकी वो हैबिट। वहाँ ऐसे कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, या फिर इस टाइप के आपको आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं, या इस टाइप की चीजें होती हैं, या फिर आपको उन सब चीजों से दूर रखा जाता है। सो वहां पर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो भी एग्जेम्प्ट होंगी। लेकिन कौन से रिहैब सेंटर्स, प्राइवेट की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, स्टेट गवर्नमेंट के हों, यूनियन टेरिटरी को, या फिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के हों। ठीक है, सो ये सारे रिहैब सेंटर्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दैट विल आल्सो बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। चलिए आ जाते हैं आगे। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट खत्म हो गया, थोड़ा बड़ा था लेकिन इतना टफ नहीं है, इजी है। सबसे पहले म्युनिसिपैलिटी की बात की थी, फिर पंचायत की बात की थी, फिर बोला था एबीसी सर्विसेज जो है वो टैक्सेबल होंगी, बाकी सब एग्जेम्प्ट होंगी। लेकिन डी पॉइंट ने बोल दिया कि अगर बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी टैक्सेबल हो जाएंगी। फिर अगला पॉइंट जब हमने देखा, उन्होंने कहा बिजनेस एंटिटी को टैक्सेबल तो होंगी, लेकिन अनरजिस्टर्ड है अगर कोई, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उस केस में टैक्सेबल नहीं होंगी। चलिए उसके बाद बोला कि गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एक्सेप्ट एबीसी, वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर 5,000 रुपए से कम की सर्विसेज दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बट एबीसी एग्जेम्प्ट नहीं होंगी। अगर 5,000 से कम है तब भी एबीसी एग्जेम्प्ट नहीं रहेंगी। अगर कोई ग्रांट दे रहा है गवर्नमेंट, दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ओल्ड एज होम्स जिनका रेंट 25,000 पर मंथ से कम का है, उस केस में भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। गवर्नमेंट जब गारंटर की तरह एक्ट करता है पीएसयूज के लिए, उनको अगर लोन लेना होता है तो वो सर्विस भी एग्जेम्प्ट है जीएसटी से। अगर कोई रजिस्ट्रेशन लेना है जो रिक्वायर्ड है लॉ में कि ये लेना ही पड़ेगा, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर क्रॉस हो जाता है, कोई टेस्टिंग, चेकिंग, कैलिब्रेशन, सर्टिफिकेशन आपको कराना ही पड़ेगा। लॉ ने बोला है कि अगर ये बिजनेस कर रहे हो तो ये सर्टिफिकेशन लेना ही पड़ेगा। तो उस केस में वो गवर्नमेंट एंटिटीज ही प्रोवाइड करती हैं सर्टिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन। तो उस केस में वो जो फीस चार्ज करेंगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज एग्जेम्प्ट बाय इफेक्ट ऑफ दिस क्लॉज। देन पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट पर कभी भी फीस दें आप तो ध्यान रखना जीएसटी चार्ज नहीं होता। उसके बाद अगर नॉन परफॉर्मेंस टॉलरेट करती है कोई गवर्नमेंट, उसके केस में उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं या फीस मिलती है, उस केस में जीएसटी चार्ज नहीं होता। अगर गवर्नमेंट राइट टू यूज देती है नेचुरल रिसोर्सेज का टू एन इंडिविजुअल फार्मर, इन दिस केस जीएसटी विल नॉट बी चार्ज्ड। अगर गवर्नमेंट एंटिटी मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस पे करती है, जीएसटी विल नॉट बी चार्ज्ड। सर्विसेज बाय स्टेट गवर्नमेंट बाय वे ऑफ असाइनिंग ईआरसीसी, ईआरसीसी अगर असाइन करते हैं, इट विल नॉट बी चार्ज्ड। बेसिकली ईआरसीसी इज माइनिंग लीज, कि वो कह देते हैं कि प्राइवेट एंटिटी को कि हाँ आप ये एक्सकेवेशन साइट है, यहाँ पर आप कोल या जो भी आपका पत्थर है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसे उसकी एक रॉयल्टी गवर्नमेंट को जाती है। तो वो जो राइट होता है कि हाँ यू कैन डू दिस, उसका वो राइट जो गवर्नमेंट देती है, that will not be levied, GST will not be levied on that.
रिहैबिलिटेशन सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज या फिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी एग्जेम्प्ट होती है जीएसटी से. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कंस्ट्रक्शन सर्विस. चलिए कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की बात करते हैं. दीज आर जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो सारे इसमें आ गए हैं. फर्स्ट वाला देखते हैं हम, राइट साइड में ही देखेंगे. प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स. प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, हायरिंग ऑफ लेबर, मतलब प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था क्या होता है. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज व्हेन यू आर सप्लाइंग मटेरियल, दैट इज सीमेंट, स्टील, सैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्लस लेबर. तो यहाँ पर आप गुड्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं. देन इट इज कॉल्ड अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज व्हेन they both are being used for construction of a immovable property or a structure. यहां पर वो किसकी बात कर रहा है, वो कह रहा है प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब सिर्फ प्योर लेबर का कॉन्ट्रैक्ट है. मैंने बोला कि लेट अस से मैंने किसी से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करवाया कि ये मुझे बिल्डिंग बनवानी है, इसमें आप मुझे लेबर ये सारा मुझे तो बताओ आप, मैं 80 लाख रुपीस दूंगा आपको, आप मुझे बिल्डिंग बना के दे देना. ठीक है, तो उसमें सीमेंट भी लगेगा, स्टील भी लगेगा, सैंड भी लगेगा, वाटर भी लगेगा, ये सारी चीजें लगेंगी. These are goods. Labor भी लगेगा. So goods and services both are there for a construction of immovable property. This is called a works contract. इस 80 लाख रुपीस पर क्या जीएसटी चार्ज होगा? हाँ होगा, 100% होगा. यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स. मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस नहीं ली, मैंने बोला सीमेंट में खरीद के ले आऊंगा, स्टील में परचेज कर लूंगा, सैंड में परचेज कर लूंगा, वाटर में अरेंज कर दूंगा. मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया कि मुझे आप लेबर असाइन कर दो, आप अपनी लेबर मुझे दे दीजिए और ये बिल्डिंग मैं बनवा दूंगा. तो क्या स्टील पर जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा. सीमेंट पर लगेगा? बिल्कुल लगेगा. सैंड पर लगेगा? बिल्कुल लगेगा. क्या लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने उनसे किया है, सिर्फ लेबर का ध्यान देंगे, सिर्फ लेबर का, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, उस पर जीएसटी लगेगा? नहीं लगता. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज. दिस क्लॉज इज very important from the point of view of practice also and otherwise also. Pure labor contracts, that is hiring of labor, are exempt under GST. तो आप कभी भी लेबर को हायर करते हैं उस पर आपको जीएसटी पे नहीं करना. ठीक है, फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. वो पर्पसेस क्या है? कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ सिविल स्ट्रक्चर. ठीक है ना. तो अगर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं, सिर्फ लेबर ऑब्टेन कर रहे हैं, देन इट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स. चलिए सर, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, अगर यही वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता, लेबर और मटेरियल दोनों साथ में होते, देन जीएसटी वुड हैव बीन एप्लीकेबल. नेक्स्ट, सर्विसेज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज. इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज होती हैं बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फार्मर और एग्रीकल्चरिस्ट. सो यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक हो गए. सबसे पहले बोले इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज की सर्विसेज, जो कि मतलब कई बार क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर या कुछ इस टाइप का कंस्ट्रक्ट करना है ताकि वहां तक इलेक्ट्रिसिटी को अवेलेबल कराया जा सके. किसके लिए? फार्मर या एग्रीकल्चरिस्ट के लिए. तो इस केस में जो सर्विसेज प्रोवाइड होंगी, दोज विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, हायरिंग ऑफ लेबर, ये ऊपर आ तो गया था, ये एकदम सेम चीज बात कर रहे हैं नीचे भी. ठीक है ना. तो ये ऊपर ऑलरेडी कवर हो गया था. फिर देन अगेन व्हाई आर दे टॉकिंग अबाउट इट? लेट्स सी. इन केस ऑफ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट इज आल्सो एग्जेम्प्ट. ये आपको अभी थोड़ा अटपटा लगेगा सुनने में, बट वैसे बता देता हूँ. जब सर्विस टैक्स लॉ की बात करें, सो थोड़ा लॉ डिफरेंट था जो जीएसटी में, उससे थोड़ा अलग था, और 80% सेम था, 20% डिफरेंट था. सो इस केस में यहाँ पर सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट कवर नहीं किया था. तो उस पर क्या हुआ, बहुत सारा लिटिगेशन हुआ, उस पर बहुत लिटिगेशन हुआ, बिकॉज गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट को जो डिपार्टमेंट था उसको लूप होल मिल गया कि अगर कोई सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट बनाएगा तो उस पर तो टैक्स लगेगा बॉस. क्योंकि यहाँ पर क्या बोला, सिविल स्ट्रक्चर या फिर इस टाइप की चीजें बोली कि कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए, उस तब अगर आप लेबर हायर करते हो तब तो वो एग्जेम्प्ट है. सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट के लिए एग्जेम्प्ट नहीं है. डिपार्टमेंट ने इसे ऐसे इंटरप्रेट किया. तो उन्होंने अगर कोई घर बनाता था, सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट बनाता था, घर बनाता था अपना लौता, तो उस केस में उन्होंने बोला कि नहीं बॉस, इस पर तो टैक्स लगेगा. अगर आप लेबर हायर करते हो इस केस में तो उस पर टैक्स लगेगा. तभी एक अलग से पॉइंट लाया गया था जब उन्होंने बोला कि प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई कर रहा है या हायरिंग ऑफ लेबर अगर कोई कर रहा है फॉर अ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट,
दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। तो अगर किसी को लगे कि यहाँ पर वो कवर नहीं हुआ है तो क्लैरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से पॉइंट दे दिया, इन केस ऑफ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट ऑल्सो दिस इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट। सो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट अगर होलसम बेसिस पे बात करूं, अगर आप लेबर को एम्प्लॉय करते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए, कंस्ट्रक्शन ही कराना होता है, अगर कुछ और करा रहे होंगे देन इट इज नॉट एग्जेम्प्ट। रिपेयर मेंटेनेंस करा रहे होंगे सिविल स्ट्रक्चर का देन ऑल्सो इट इज एग्जेम्प्ट, मतलब रिलेटिंग टू सिविल स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब बिल्डिंग वगैरह या इस टाइप की। सो प्योर लेबर इज एग्जेम्प्ट। अगला देखते हैं। सो प्योर लेबर यहां भी कवर हो गया, यहां भी कवर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, सप्लाई ऑफ TDR, FSI एंड लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड बाय अ लैंड ओनर टू डेवलपर आर एग्जेम्प्टेड इफ सोल्ड बिफोर कंप्लीशन। ये बोल रहे हैं कि अगर TDR, FSI या लॉन्ग टर्म लीज जो हमने RCM में भी पढ़ा था, तो अगर वो प्रोवाइड करता है लैंड ओनर, उस केस में लैंड ओनर क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड ओनर्स हैं, वो कहते हैं कि आप इस पे प्रोजेक्ट डेवलप कर लीजिए, मैं आपको लीज लॉन्ग टर्म लीज कर देता हूँ, 99 ईयर्स की लीज कर देता हूँ, आप इस पे प्रोजेक्ट डेवलप कीजिए और आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं इस पर। तो ऐसा राइट उन्होंने दे दिया, लॉन्ग टर्म लीज का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो उस केस में वो कह रहे हैं कि दिस विल बी एग्जेम्प्ट, बट एक कंडीशन लगा दी, इफ सोल्ड बिफोर कंप्लीशन। सोल्ड बिफोर कंप्लीशन मतलब जब वो पूरा बना नहीं था उसके पहले ही उसे बेच दिया। मतलब ध्यान देंगे यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो अगर वो पूरा बन जाएगा उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन अगर बिकेगा तो क्या होगा, उस पर GST चार्ज नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि एग्जेम्प्ट हम तभी करेंगे, ये जो लॉन्ग टर्म लीज होगी वो एग्जेम्प्ट तभी करेंगे जब आप उसे, जो प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है उसे आप कंप्लीशन के पहले बेचें। कंप्लीशन के पहले बेचेंगे तो क्या होगा, GST चार्ज हो जाएगा। सो बेसिकली गवर्नमेंट इज सेइंग कि हम आपसे इस ट्रांजैक्शन पर GST कलेक्ट नहीं करेंगे, अगर आप इससे आने वाला जो ट्रांजैक्शन है उस पर GST कलेक्ट कर रहे होंगे। अगर उस आने वाले ट्रांजैक्शन को आप, मतलब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी आप बनाएंगे उसे बनाने के बाद आप सेल ऑफ करते हैं, देन इट विल बी सेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हिच इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ GST। तो वहां पर GST चार्ज नहीं होगा। तो गवर्नमेंट बोलते हैं फिर हम आपसे यहाँ पर GST, लीज पर GST ले लेंगे। सो बेसिकली लीज पर GST कब नहीं लगेगा, अगर आगे आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस पर GST चार्ज हो रहा है तब। ठीक है, चलिए सर आगे आ जाते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बातें करते हैं कुछ। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, गुड्स नीचे आएगा अलग से, पैसेंजर की बात कर रहे हैं पहले। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स विथ और विदाउट बिलोंगिंग, मतलब आप शायद चाहे अपने किसी लगेज के साथ जाएं या बिना लगेज के साथ सिंगल ट्रैवल करें, दोनों ही एग्जेम्प्ट होंगे। बाय कब 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 एग्जेम्प्ट होंगे, अगर आप एयर से ट्रैवल करते हैं, अगर आप एयर से ट्रैवल करते हैं और कहाँ जा रहे हैं, फ्रॉम और टू, मतलब ये कुछ एयरपोर्ट्स की लिस्ट दी हुई है इन्होंने। अगर आप यहाँ से जाते हैं कहीं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप असम से मुंबई जाते हैं, देन इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट बाय एयर। अगर आप फ्लाइट लेते हैं असम से मुंबई के लिए, देन इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं दिल्ली से मणिपुर जा रहा हूँ, देन इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट, उस पर GST नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप दिल्ली से बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली से मुंबई जाते हैं, उस पर GST लगेगा। तो बाय एयर अगर आप इन्हीं किसी स्टेट से या तो जर्नी स्टार्ट करते हैं या जर्नी फिनिश करते हैं, उस केस में GST नहीं लगेगा। ठीक है, सेकंड उन्होंने क्या बोला, नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरियज। कॉन्ट्रैक्ट कैरियज मतलब अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पर लेके, अगर किसी को, जैसे आप हायरिंग ऑफ व्हीकल करते हैं, टैक्सी वगैरह आप हायर पे लेते हैं, तो वो कह रहे हैं नॉन एयर कंडीशन पर GST नहीं है। एक एक करके समझते हैं, अंदर नहीं जाएंगे अभी, ऊपर से समझेंगे पहले। एयर ट्रैवल की ऊपर बात कर दी, सब पर लगेगा बॉस GST, लेकिन अगर इन एयरपोर्ट से या तो आप फ्लाइट टेक ऑफ करते हैं या फिर इन एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट्स आपकी डेस्टिनेशन होंगे, तब GST नहीं लगेगा। ठीक है, सेकेंड उन्होंने बोला एयर ट्रैवल तो हट गया साइड, क्योंकि अब एयर ट्रैवल कंप्लीट हो गया, उसकी बात नहीं करेंगे। नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरियज, कॉन्ट्रैक्ट कैरियज क्या होता है और अगले पॉइंट में स्टेट कैरियज है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं पहले। कॉन्ट्रैक्ट कैरियज मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, तो मैंने एक टैक्सी किराए पर ली, मैंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट करा, कॉन्ट्रैक्ट कैरियज करा और मैं उस टैक्सी में बैठकर दिल्ली गया, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कैरियज। तो पहले बोल रहे हैं नॉन एयर कंडीशन एग्जेम्प्ट करेंगे, उसमें भी कंडीशन डाल दी, लेकिन नॉन एयर कंडीशन तो एग्जेम्प्ट है, एयर कंडीशन जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं है। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ,
इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं कि एयर कंडीशनड कॉन्ट्रैक्ट कैरियज इज नॉट एग्जेम्प्ट, दैट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। नॉन एयर कंडीशन में भी उन्होंने एक्सेप्शन दे दिए कि अगर रेडियो टैक्सी होगा टैक्सेबल, अगर टूरिज्म कंडक्टेड टूर या टूर बसेस देखिए ना आपने, इस टाइप का कुछ होगा, टूर टैक्सीज होती हैं, तो अगर इस टाइप का होगा दैट विल आल्सो बी टैक्सेबल। मतलब इन दोनों केस में ये टैक्सेबल हो जाएंगे, ये भी टैक्सेबल और ये भी टैक्सेबल। लेकिन अगर इसके अलावा आप नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियज लेते हैं इट विल बी एग्जेम्प्ट। अगला देखते हैं स्टेट कैरियज। स्टेट कैरियज मतलब स्टेट की बसेस होती हैं डीटीसी, जैसे दिल्ली में दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन है, तो डीटीसी की बसेस हैं, वो जो बसेस चलती हैं दिल्ली में, ग्रीन कलर की, रेड कलर की, आपने अगर बसेस देखी हो, दीज आर डीटीसी बसेस, तो वो एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन कौन सी? नॉन एसी। अगर एसी बसेस हैं तो उस पर भी जीएसटी बॉस लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। अगर गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए बाय एयर फ्रॉम और टू आरसीएस। आरसीएस क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। एक गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके अंदर नहीं जाएंगे वो क्या है, उसमें कुछ एयरपोर्ट नोटिफाइड हैं, कुछ एरियाज हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ट्रांसपोर्ट कराती है इस स्कीम के अंदर, तो उस केस में जीएसटी चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेलवेज। ये देखिए, रेलवेज कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स अगर कराएंगे रेलवेज के थ्रू इट विल बी एग्जेम्प्ट। लेकिन देखिए एक्सेप्ट क्या लिखा है, फर्स्ट क्लास। अगर फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं तो वो टैक्सेबल होगा, एसी कोच में ट्रैवल करते हैं तो वो टैक्सेबल होगा। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं सेकंड क्लास क्या होता है, जो जनरल डिब्बे होते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगता, अदरवाइज पूरी ट्रेन पर जीएसटी लगता है। अगर आप स्लीपर में भी ट्रैवल करते हैं दैट इज कॉल्ड योर फर्स्ट क्लास ओनली। ठीक है, आप एसी को फर्स्ट क्लास मत समझिए, वो जो स्लीपर होता है वो भी फर्स्ट क्लास होता है, उस पर भी जीएसटी लगेगा। एसी कोच अगर होंगे तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। तो बचा क्या? आपका जनरल बोगी जो होता है जिसमें रिजर्वेशन या उसकी जरूरत नहीं होती। चलिए, तो मतलब बेसिकली रेलवेज इज टोटली टैक्सेबल एक्सेप्ट योर जनरल सेक्शन। नेक्स्ट, मेट्रो। मेट्रो अगर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, मोनो रेल या ट्रैमवे, दैट दिस विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। इनलैंड वाटरवेज अगर है, इनलैंड वाटरवेज मतलब इंडिया के अंदर ही अगर वाटरवेज में कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दैट विल बी एग्जेम्प्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एग्जेम्प्ट है एक्सेप्ट अदर देन फॉर टूरिज्म इन वेसल। अगर टूरिज्म इन वेसल होगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने देखा है, हाँ, कई वेसल्स होती हैं जहां पर अगर आप टूरिज्म के लिए यूज होती हैं तो उस केस में जीएसटी लग जाएगा, अदरवाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। मीटर्ड कैब पर जीएसटी नहीं लगेगा, ऑटो रिक्शास पर जीएसटी नहीं लगेगा, ई रिक्शास पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्या आपकी जो कैब्स होती हैं जो आप ओला उबर लेते हैं वो इसमें कवर हो गई? नहीं हुई बॉस, वो मीटर्ड कैब में नहीं आती। मीटर्ड कैब कौन सी होती है? जो मुंबई में अगर आपने देखी हो, वो मीटर होता है जिनमें, उन कैब्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ओला उबर कवर नहीं होती। दूसरा, ऑटो रिक्शा अगर आप लेते हैं तो वो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ई रिक्शा अगर आप लेते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। दीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। पैसेंजर्स के बाद गुड्स की बात करेंगे, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इज एग्जेम्प्ट। ये देखिए, बाय रोड इज एग्जेम्प्ट मतलब अगर कोई बहुत मेजर एग्जेम्पशन है कि अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वाया रोड, इट इज एग्जेम्प्ट, कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। तो भैया जीएसटी के केस में, जीटीए के केस में, याद है आपने, हम आरसीएम पढ़ा था, आरसीएम में हमने क्या पढ़ा था? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन वाया रोड करती है, बाय रोड करती है, तो उस पर आरसीएम एप्लीकेबल हो रहा है। तो आरसीएम भी एप्लीकेबल हो रहा है और यहाँ एग्जेम्पशन भी दे दिया। ध्यान से पढ़ते हैं क्या एग्जेम्पशन दिया है जीटीए को। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इज एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट बोल दिया यहाँ पे, व्हेन प्रोवाइडेड बाय जीटीए। तो मतलब जीटीए अगर प्रोवाइड कर रहा है तो वो टैक्सेबल है। तो जो हमने आरसीएम पढ़ा था दैट वाज करेक्ट, क्योंकि वहां पर टैक्स चार्ज हो रहा है और आरसीएम भी लग रहा है। व्हेन प्रोवाइडेड बाय कोरियर एजेंसी मतलब कोरियर से अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं
गुड्स अपने भेजते हैं कोरियर के थ्रू, जीएसटी विल बी चार्ज्ड, राइट। बाय इनलैंड वाटरवेज, अगर इनलैंड वाटरवेज से अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कराते हैं दैट विल बी एग्जेम्प्ट। ये तो रोड की बात हो गई और वाटरवेज की बात हो गई। अब लेट अस टॉक अबाउट रेल और अ वेसल। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल हो रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन फॉलोइंग गुड्स, यहां पर मतलब इसे एग्जेम्पशन को ध्यान से पढ़िएगा, ये ऐसे नहीं है, ये एक्सेप्शंस नहीं है, दीज आर नॉट एक्सेप्शंस, दिस इज एग्जेम्पशंस, ठीक है। मतलब रेल और वेसल से अगर ये सारे गुड्स जा रहे होंगे तभी एग्जेम्पशन मिलेगा, अगर इनके अलावा कोई और गुड्स जाएंगे तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन पर ही एग्जेम्पशन है। क्या किस किस पर एग्जेम्पशन है? रिलीफ मटेरियल्स अगर जा रहे हैं, मतलब अगर कोई डिजास्टर है, कैलामिटी हो जाती है कहीं, हमने देखा है कई बार हमारे यहाँ अर्थक्वेक्स और इस टाइप की चीजें होती हैं, तो वहां पर हम रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं रेलवे के थ्रू, एग्जेम्प्ट। डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट, कोई मिलिट्री या डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट ट्रांसफर हो रहा है, एग्जेम्प्ट होगा। मैगजीन्स या न्यूज़पेपर ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, एग्जेम्प्ट। रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल, रेलवे का खुद का इक्विपमेंट जा रहा है कहीं, कुछ खराब हो गया है, इस टाइप की चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है, देन इट इज एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट कर दिया है, ठीक है। किसी भी तरह का एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होगा अगर वो ट्रांसपोर्ट होगा, इट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, मिल्क, फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस। मिल्क का ट्रांसपोर्टेशन, सॉल्ट का ट्रांसपोर्टेशन, फूड ग्रेन्स का ट्रांसपोर्टेशन वाया रेल एग्जेम्प्ट है। फ्लोर, आटा जो होता है उसका भी ट्रांसपोर्टेशन वाया रेल एग्जेम्प्ट है। पल्सेस, जो दालें होती हैं उनका भी ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट है। राइस का भी ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट है। राइस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में नहीं आता, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसीलिए राइस के लिए देखेंगे हर जगह उसको सेपरेटली यूज किया गया, उसको सेपरेटली इंक्लूड किया गया। So all these particular goods, all these particular commodities, if transported by rail or a vessel, is exempt. Okay, चलिए हाँ जी, अब बात करते हैं जीटीए। जीटीए सर्विसेज मतलब यहाँ पर आपने ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की बात कर ली, फिर आपने गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की बात कर ली, अब जीटीए की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता है? यहाँ पर जीटीए जो सर्विस प्रोवाइड करेगी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का, उसे टैक्सेबल कर दिया है, उसे टैक्सेबल कर दिया है। तो जीटी अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करती है बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इट इज टैक्सेबल। तो अगर कोई एग्जेम्पशन देना है तो उसके लिए स्पेसिफिकली बात करनी पड़ेगी, इसीलिए ये सेक्शन अलग से मेंशन है। तो देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फॉलोइंग गुड्स बाय जीटीए इज एग्जेम्प्ट। तो मतलब अगर इन गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो वो जीटीए भी अगर ट्रांसपोर्ट कर रहा है तब भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हमने देखा कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में उसे टैक्सेबल कर दिया, मतलब अगर जीटीए कोई भी रोड से ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है देन इट इज टैक्सेबल। तो अगर उन्हें एग्जेम्प्ट करना है तो अलग से एग्जेम्पशन देनी पड़ेगी, राइट। यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये जो मटेरियल्स जितने भी हमने नीचे देख रहे हैं, ये अभी अभी हम पढ़कर आ रहे हैं रेल और वेसल के केस में। रिलीफ मटेरियल, न्यूज़पेपर, डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट्स, रेलवे इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क वगैरह। तो ये अगर जीटीए भी ट्रांसपोर्ट बाय रोड भी अगर इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है देन ऑल्सो इट इज एग्जेम्प्ट, ठीक है। और जीटीए के अलावा कोई बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तब, जीटीए के अलावा मतलब जीटीए नहीं है कोई ऐसी लेट्स से एक टेम्पो वाला ट्रांसपोर्ट कर रहा है या फिर एक ठेले वाला ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उस केस में क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होली एग्जेम्प्ट कर दिया था, पूरे ही एग्जेम्प्ट है एक्सेप्ट व्हेन इट इज प्रोवाइडेड बाय जीटीए। तो अगर जीटीए ट्रांसपोर्टेशन करता है तब तो टैक्सेबल किया, अगर उसके अलावा कोई ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है गुड्स का वाया रोड, रोड के थ्रू, तो वो तो पहले से ही एग्जेम्प्ट था, इस पॉइंट से ही एग्जेम्प्ट हो गया था। टैक्सेबल क्या बचा था? जीटीए। तो जीटीए के लिए यहाँ पर एग्जेम्पशंस और अलग से ले आए। दो नई चीजें देखने को मिली यहाँ पर। दो नई चीजें क्या है? पहला बोल रहे हैं कि अगर सिंगल कैरियज मतलब एक गाड़ी अगर कुछ ले जा रही है और उसका किराया 1500 रुपए से कम है, एक गाड़ी अगर कुछ ट्रांसपोर्ट कर रही है, पूरी गाड़ी का 1500 रुपए से कम किराया है, उसे भी एग्जेम्प्ट कर दिया, मतलब बहुत ही छोटा, बहुत कम रेट लिए जा रहे हैं, एग्जेम्प्ट। अगर 7.5, तो ये पर्टिकुलर सिंगल कैरियज गाड़ी की बात हो रही है, एक गाड़ी में 1500 रुपए से कम का चार्ज किया आपने, एग्जेम्प्ट। 1500 से कम का होता नहीं है जनरली, बहुत हाई रेट्स होते हैं, लेकिन अगर 1500 से कम है तो एग्जेम्प्ट है। सिंगल कंसाइनी अगर 750 रुपए से कम है, मतलब मैंने कुछ ऑर्डर दिया था कि मेरा यहाँ से गुड्स ट्रांसपोर्ट कर दीजिए आप फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन,
GTA को मैंने बोला कि आप मुझे ट्रांसपोर्टेशन दीजिए, अगर 750 रुपए से कम का बिल आता है मेरा, सिंगल कंसाइनी के लिए 750 लिमिट है, तो जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक ट्रक की बात करूं, एक ट्रक मैंने हायर पे लिया, मैंने कहा गुड्स वुड्स छोड़ो, आप तो मुझे ट्रक हायर पे दे दो एक दिन के लिए, 1500 रुपए से कम का किराया है, एग्जेम्प्ट, 1500 से ज्यादा का है, टैक्सेबल। मैंने कुछ गुड्स दे दिए कि आप ये गुड्स ले जाइए भैया, किस ट्रक में ले जाना है, क्या ले जाना है, दैट इज योर लुकआउट, मुझे आप ये बताइए कितना चार्ज लगेगा। उसने बोला 500 रुपीज लगेगा, एग्जेम्प्ट। अगर 750 से ज्यादा होता या 750 होता तब टैक्स लगता, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स को एग्जेम्प्ट कर दिया बस। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू अनरजिस्टर्ड डीलर, ये देखिए अनरजिस्टर्ड डीलर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उस केस में एग्जेम्पशन दे दी। मतलब अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अनरजिस्टर्ड डीलर जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, एग्जेम्प्ट। अगर रजिस्टर्ड होगा तो आरसीएम लग जाएगा, अनरजिस्टर्ड है तो एग्जेम्प्ट ही कर दिया, ठीक है। या फिर अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, या फिर अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, उस केस में भी एग्जेम्प्ट है। एक्सेप्ट, यहाँ पर एक्सेप्ट लिखना भूल गए, तो मतलब ये सारे क्या है, ये इन सब के केस में टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है, अदर देन द फॉलोइंग रेसिपिएंट, मतलब अगर ये रेसिपिएंट, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये जो रेसिपिएंट्स हम बात कर रहे हैं, ये रेसिपिएंट्स अगर अनरजिस्टर्ड भी हुए तब भी टैक्स लग जाएगा, ठीक है। पहले क्या बोला, अनरजिस्टर्ड है अगर कोई तो उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर फैक्ट्री है क्लाइंट हमारा, कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अगर हम दे रहे हो, फैक्ट्री हमारा क्लाइंट है, तो टैक्स लग जाएगा बॉस। सोसाइटी है, अनरजिस्टर्ड है, लगेगा टैक्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी अनरजिस्टर्ड है, टैक्स लगेगा। बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी अनरजिस्टर्ड है, टैक्स लगेगा। पार्टनरशिप फर्म है, अनरजिस्टर्ड है, टैक्स लगेगा। रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, टैक्स लगेगा। तो सर बचा क्या, ध्यान से देखेंगे तो एक इंडिविजुअल बचा, एक प्रोप्राइटर बचा जो अनरजिस्टर्ड है। तो अगर कोई एक सिंगल पर्सन लाइक एन इंडिविजुअल है, अगर उससे जीटीए कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है और वो अनरजिस्टर्ड है, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये सारे अगर होंगे, भले ही अनरजिस्टर्ड हो, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जीटीए प्रोवाइड कर रहा है किनको, टू फॉलोइंग, इनको प्रोवाइड करेगा तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। किसे, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, लोकल अथॉरिटी को या गवर्नमेंट एजेंसी को। सो बेसिकली अगर जीटीए कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट एजेंसी या डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट अथॉरिटी को, लोकल अथॉरिटी को, देन इट विल बी एग्जेम्प्ट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आज की क्लास का लास्ट पार्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। बेसिकली बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की बात हो रही है। अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो वो कब एग्जेम्प्ट होंगी, क्या क्या एग्जेम्पशंस दिए देखते हैं। सर्विसेज बाय आरबीआई, अगर आरबीआई कोई भी सर्विसेज देता है किसी को भी, टोटली एग्जेम्प्ट, टोटली एग्जेम्प्ट, भले ही वो बैंक को दे, आपको दे, टोटली एग्जेम्प्ट। सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन्स और एडवांसेस। मैं एक छोटी सी बात करूंगा यहाँ से, बैंक आपको लोन देते हैं, ठीक है, दैट इज अ कैपिटल ट्रांसफर, उस पर जीएसटी नहीं लगता, कैपिटल ट्रांसफर है, आप समझते होंगे कैपिटल और रेवेन्यू को, ठीक है। तो वो एक कैपिटल ट्रांसफर है, उस पर कभी जीएसटी नहीं लगता। मनी ट्रांसफर हुई है, इट इज अ ट्रांजेक्शन इन मनी, तो उस पर जीएसटी कभी नहीं लगता। बट दैट ट्रांसफर ऑफ लोन, दैट ट्रांसफर ऑफ मनी इज लाइक अ सर्विस, इट इज अ सर्विस, ठीक है। तो वो बैंक आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके अगेंस्ट क्या आप कंसिडरेशन देते, क्योंकि जब तक सर कंसिडरेशन नहीं होगा तब तक जीएसटी की बात नहीं होगी, क्योंकि वो सप्लाई नहीं होता। तो उस लोन के अगेंस्ट क्या कोई कंसिडरेशन आप पे कर रहे हैं? यस सर, आप इंटरेस्ट पे करते हैं, आप इंटरेस्ट पे करते हैं। सो इंटरेस्ट इज अ कंसिडरेशन, वो सर्विस है। तो सर्विस हो गई, लोन प्रोवाइड करना एक सर्विस हो गई, लेकिन कभी देखा है इंटरेस्ट पे जीएसटी लग रहा हो? आप अपने फादर या जो भी आप की कोई रिलेशन में हो, या अगर आपने कभी किसी से लोन लिया है तो कभी पूछ के देखना कि इंटरेस्ट पे जीएसटी लगता है क्या? नहीं लगता जीएसटी। क्यों नहीं लगता? क्या वो सर्विस नहीं है इसलिए नहीं लगता? सर्विस तो है बॉस, 100% है, ठीक है। बट जीएसटी क्यों नहीं लगता? क्योंकि सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, loans, advances against a consideration of interest is exempt.
अगर डिपॉजिट भी आप करते हो उस पर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है, या लोन आप लेते हो जिस पे आप इंटरेस्ट देते हो, किसी पर जीएसटी नहीं लगता। तो बैंक जीएसटी लगाती किस पे? बैंक जीएसटी मैं आपको बताऊं, देखिए सही बात है, 70 to 80% काम बैंक का यही होता है, या तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना या लोन देना, दोनों पर ही जीएसटी नहीं लग रहा, दोनों के इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं लग रहा, मेजर इनकम भी और एक्सपेंस भी एक बैंक का यही होता है। लेकिन कुछ बहुत स्मॉल चार्जेस होते हैं, छोटे मोटे चार्जेस होते हैं जो बैंक आपसे कलेक्ट करती है। जैसे आपके अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो उसके चार्जेस काट लेगी, इस टाइप के बैंक पासबुक, चेकबुक चार्जेस, ये वो बहुत सारे चार्जेस गवर्नमेंट आपसे वो बैंक आपसे लेती है, उस केस में जीएसटी लग जाता है। दूसरा क्या देखें, इंटर से सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी अमंग्स बैंक और ऑथराइज्ड डीलर्स। तो अगर कोई सेल परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी बैंक कर रही है, फॉरेन करेंसी अगर आपको चाहिए तो बैंक आपको प्रोवाइड करती है, या फिर वो आपस में ही कोई इंटर चेंज कर रही है फॉरेन करेंसी का और उसके लिए कंसिडरेशन भी पे करती है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हमने पढ़ा था कब वो सर्विस बनती है, जब फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए आप कंसिडरेशन सेपरेटली पे कर रहे हो, ओनली देन इट इज अ सर्विस, राइट। सो उस केस में कंसिडरेशन भी पे करती है, बट यहाँ पर बोल दिया कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन कब? अमंगस्ट बैंक और ऑथराइज डीलर्स, मतलब अगर आप लेने जाएंगे तो उस पर तो जीएसटी लगेगा बॉस, लेकिन बैंक आपस में कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं एक दूसरे से, एक बैंक दूसरे बैंक से, या फिर एक बैंक अपने ऑथराइज डीलर से कोई ट्रांजेक्शन करता है फॉरेन एक्सचेंज के रिलेशन में और उस पर कोई पर्टिकुलर कंसिडरेशन चार्ज करता है, देन इट बिकम्स अ सर्विस बट टैक्स इज नॉट लेविएबल बिकॉज ऑफ दिस एग्जेम्पशन, राइट। सर्विसेज बाय बैंक टू बीएसबीडी या जनधन योजना। बीएसबीडी क्या है? बैंक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट, या जो हमारे मोदी जी ने जनधन योजना चालू की थी, तो इन दोनों के लिए, इन दोनों के रिगार्डिंग अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं दैट आर एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो उन्होंने सर्विस चालू की है, उन्होंने जनधन योजना चालू की है, तो एग्जेम्प्ट तो करेंगे ही। चलिए, बैंक, एफआई, एनबीएफसी। एफआई क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन टू अ पर्सन फॉर सेटलमेंट अप टू 2000 इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन थ्रू क्रेडिट कार्ड। मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या अदर कार्ड सर्विसेज, जो कार्ड सर्विसेज लेते हैं आप, उसके सेटलमेंट की एक फीस लगती है, आपको शायद पता नहीं हो, बट उसके सेटलमेंट की अगर एक फीस लगती ही है, बैंक आपसे चार्ज करता है। जैसे आप कहीं कार्ड, किसी आप शॉपिंग करने जाते हैं आजकल, तो आजकल ज्यादातर कैश का काम कम हो गया है, कार्ड स्वाइप करते हैं, तो वो जो ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो उसकी एक फीस पे करनी पड़ती है। वो जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो स्टोर वाले ओनर्स होते हैं, वो आपसे वो फीस चार्ज नहीं करते, लेकिन उन्हें पे करनी पड़ती है। उस केस में बैंक उनसे एक पर्टिकुलर फीस चार्ज करता है, ठीक है। लेकिन वो फीस कब लगती है? जब वो मतलब वो फीस तो लगती ही है, चाहे जीरो से लेके कोई भी अमाउंट हो, वो फीस तो लगेगी। लेकिन उस फीस, अगर वो फीस, मतलब वो जो ट्रांजेक्शन है वो 2000 से कम का है तो उस फीस पर टैक्स नहीं लगेगा, और वो ट्रांजेक्शन अगर 2000 से ज्यादा का है तो उस पर टैक्स लग जाता है, ठीक है। तो ये सब बात थी बैंक की। आई थिंक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट थोड़े से पार्ट्स और बचे हैं इसके, ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। इससे ज्यादा आप लोड मत लीजिएगा कि अरे इतने सारे हैं, याद कैसे होंगे। दीज आर वेरी सिंपल, और हमें बेसिकली वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड देम फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड देम, देन वी हैव टू हैव अ बेसिक आइडिया कि ये क्या है। जैसे आरबीआई कहीं आए तो हमें क्लिक कर जाए कि हाँ, आरबीआई की जो सर्विसेज है वो तो एग्जेम्प्ट है। सो ओनली वी नीड टू रिमेंबर ओनली दिस मच, इतना नहीं कि अरे इसमें ये क्या होता है, वो क्या होता है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया, डिपॉजिट्स और लोन जितने भी हैं एग्जेम्प्ट होते हैं, इंटरेस्ट पर जीएसटी नहीं लगता। तो बस अब इसे हमें बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, दिस इज ऑलरेडी इन आवर ब्रेन्स, ठीक है। तो इसके बाद का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। I'll see you in the next class. Okay, bye, take care.